हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं मेंस्ट्रुएशन के ऑल फार्मूला यानी कि टोटल जो सूत्र है वो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था इस मेंस्ट्रुएशन में यूज होने वाले पूरे आकृति यानी फिगर जो भी है वो हमने बता दिया था। सिलेंडर क्या होता है, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और शंकु, बेलन, जितने भी है सब ने हमने बता दिया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इसको देखें। यदि मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन को जानने से पहले सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मेंस्ट्रुएशन का उपयोग होता कहाँ पे है। ये मेंस्ट्रुएशन का उपयोग जो होता है, कोई भी इंजीनियर नहीं, जो सिविल इंजीनियर होता है। और सिविल इंजीनियर क्या है, तो जो घर के स्ट्रक्चर बनाता है या कोई ब्रिज वगैरह या कोई भी बिल्डिंग वगैरह जो बनता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखते हैं आप या ब्रिज बनता है, तो वहां पे क्षेत्रफल निकालना होता है या कोई टंकी खोदता है या कोई तालाब का स्ट्रक्चर बनाना होता है, वहां पे इस मेंस्ट्रुएशन का उपयोग किया जाता है। सिविल इंजीनियर अक्सर इस मेंस्ट्रुएशन का उपयोग करता है। या कोई अगर टैलेंटेड मिस्त्री जो होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, वो भी मेंस्ट्रुएशन का प्रयोग करके बड़ा बड़ा टंकी में पाइप को डालना है ना, तालाब के अंदर गड्ढा बनवा देना, ये सब मेंस्ट्रुएशन का ही कमाल होता है। यदि आपको भी सिविल इंजीनियर बनना है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगी। तो आपको पता चल गया कि मेंस्ट्रुएशन का उपयोग कहाँ पे होता है। अब ये मेंस्ट्रुएशन में कुछ फॉर्मूला आता है जो कि जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम लोग देखते हैं, अक्सर ये ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है 10th क्लास में। यदि 10th क्लास के आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको देखें, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। यदि आप जानते हैं फिर भी इस वीडियो को देखें ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं वृत्त, जिसको इंग्लिश में हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो वृत्त क्या होता है, तो वृत्त जो होता है वो बताए थे आपको इसके पहले वाला वीडियो में कि ये सपाट होता है। एक तरफ से गोल होगा, दूसरे तरफ सपाट होगा, बिल्कुल चपटा हुआ। जैसे सिक्का होता है, आप देखे होंगे ना, वो सपाट होता है। तो एक तरफ से गोल होगा, दो तरफ से सपाट होता है। जैसे ये वृत्त है। अब इस वृत्त के जो बिल्कुल बीच वाला जो भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र, या इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, सेंटर। अब इस सेंटर से किसी भी इसके सतह के बीच आप ले लेंगे यहाँ पे, तो इसके बीच की दूरी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, या इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। इसको रेडियस बोलेंगे हम लोग। अब ये त्रिज्या कहीं भी आप ले सकते हैं। कोई कहता है कि हम इधर नहीं लेंगे, हम सर इधर लेना चाहते हैं, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या जो होता है ना चारों तरफ बिल्कुल समान होता है। आप इधर भी ले सकते हैं, चाहे कहीं भी ले सकते हैं। ये इसकी क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाएगा। अब यहां से यहां तक ये त्रिज्या हुआ, और यहां से यहां तक के बीच की दूरी अगर ले लेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलेंगे। यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर इसको कहा जाता है। यानी कि ये त्रिज्या r और ये त्रिज्या r, यानी कि r का ट्वाइस यानी कि r का दोगुना करते हैं तो उसके व्यास यानी कि डायमीटर के बराबर हो जाता है। इस डायमीटर को हम लोग हमेशा d से डिनोट करेंगे ये, ठीक। तो आपको समझ में आई बीच का केंद्र, और केंद्र से यहाँ की इसकी सतह के बीच की दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या, रेडियस। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये भी त्रिज्या है। तो दो त्रिज्या को जब जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, उसका व्यास मिलता है, पहला। तो समझ में आया आपको। अब हम बात करते हैं इसकी परिधि। फॉर्मूला यहां से हम शुरू करते हैं। वृत्त की परिधि, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सरकमफ्रेंस। यहां पे देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है। तो कोई भी वस्तु यहां पे है, इसके एक सतह पर है, और यहां से ये चलना शुरू करता है, और ये चलते चलते पूरा एक चक्कर लगा के पूरा एक ही वो उसी जगह पे आ जाता है, तो उसका परिधि वही कहलाता है। किसी भी एक चक्कर लगाना ही उसका परिधि कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी रूम में हैं, रूम के एक सतह से चलना शुरू कीजिए,
एक कोना से, एक कॉर्नर से चलना शुरू कीजिए और चारों तरफ घूमते 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 पुनः जब उसी बिंदु पर आप आके मिल जाते हैं तो उसका वो परिधि कहलाता है। तो इसीलिए वृत्त की परिधि जो होता है वो होता है 2πr हो जाता है। ये फॉर्मूला एक बाय एक करके आप लिखते चलेंगे। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि 2πr होता है। कोई पूछता है कि वृत्त की परिधि क्या है बताइए, तो बोलिए कि कोई वस्तु यहाँ पे है एक सतह पे, कोई वस्तु कहीं से भी शुरू हो सकता है चलना। मान लीजिए यहाँ पे ना रखे, आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से चलना शुरू करता है, ये चलते चलते पुनः फिर उसी बिंदु पे आके मिल जाता है, तो पूरा वृत्त को एक चक्कर लगाना है, उसका परिधि कहलाता है। बहुत सिंपल डिफिनेशन कि वृत्त की परिधि क्या है, तो वृत्त को एक चक्कर लगाना है, वृत्त की परिधि कहलाता है। दूसरा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो परिधि हम बताएं कि परिधि जो होता है वो एक सतह से चलना शुरू करता है, पुनः उसी बिंदु पे आके मिल जाता है, तो ये परिधि होता है। लेकिन इसका सतह और इसकी त्रिज्या दोनों को लेकर जब पुनः एक चक्कर लगाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। याद रखना आपको कि क्षेत्रफल और परिधि में क्या अंतर है। तो परिधि जो होता है कोई एक सतह है, सतह पे ही अगर घूमकर एक चक्कर लगा देता है तो उसका परिधि कहलाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? तो इसका सतह और उसका केंद्र रेडियस दोनों को लेकर जब एक चक्कर लगाता है तो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। यह वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? πr² होता है। ये फॉर्मूला आपको ये 1 ये 2 अब 3 नंबर हम लोग देखते हैं इसके व्यास, यानी कि वृत्त का व्यास मतलब d डायमीटर। तो व्यास क्या होता है? 2r। व्यास बराबर 2r। देख लीजिए व्यास क्या है, तो इस r और इस r, दो r को जब आप जोड़ेंगे तो यहां से यहां के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। तो इसलिए d बराबर क्या होता है? 2r नहीं बोले हैं, 2r है ना, ये क्या होगा? 2r। चौथा नंबर, वृत्त की जब त्रिज्या, जब व्यास दिया रहता है तो आपसे त्रिज्या मांगा जाएगा। तो जब d में आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका त्रिज्या मिल जाता है। जैसे सपोज एक कुछ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए वृत्त है, इसका व्यास जो है वो 40 मीटर दिया है। वृत्त का व्यास 40 मीटर है, बोलेगा इसका त्रिज्या निकाल के बताइए। तो क्या करेंगे? इस 40 में आप 2 से भाग कर दीजिए, कितना मिल गया? 20। यही 20 जो होगा इसकी क्या होगा? त्रिज्या हो जाएगा। तो इस तरह से ये वृत्त की फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूला आपको याद करें। आप इसको स्क्रीनशॉट कर ले या आपके कॉपी के जो लास्ट वाला पेज है उस पे ये 1 बाय 1 करके फॉर्मूला लिखते चलिए। हम टोटल फॉर्मूला यहाँ पे सिद्ध करके आपको निकाल के दिखाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं वेलन यानी कि सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है? आप देख लीजिए, ये सिलेंडर है। अब अगर आप वृत्त को समझे हैं सही से तो ये भी बिल्कुल आसान है आपके लिए। देखिए इसमें वृत्त जो होता है वो 2, एक नीचे और एक ऊपर, 2 वृत्त लगा रहता है इसमें। तो यहां भी देखिए, यहां भी ये क्या होगा? अभी हमने आपको बताया ये इसका क्या होगा? रेडियस हो जाएगा। ऊपर भी इसका रेडियस होगा, ये भी इसका रेडियस होगा। ये इसका हाइट होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊंचाई। ये इसकी ऊंचाई होगा। अब यहां पे बात करते हैं कि वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए किसी भी वेलन के अंदर कितना वृत्त लगा होता है, कितना सर्कल होता है? 2 होता है, एक नीचे और एक ऊपर। तो जब दोनों वृत्त को हटा दें, देखिए यहां से हटा देते हैं, यहां पे हटा दिए, यानी कि किसी भी वेलन में से दोनों वृत्त को हटा देते हैं, यानी कि नीचे वाला भी वृत्त हटा दिए, ये नीचे वाला भी वृत्त को हटा दिए और ऊपर वाला भी वृत्त को हटा दिए, और दोनों वृत्त को हटाने के बाद से जो एरिया बचता है वही उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। फिर एक बार सुनिए, कोई आपसे जरूर पूछेगा कि वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर है? तो आप बोलिए कि किसी भी वृत्त में, किसी भी वेलन के अंदर 2 वृत्त लगा होता है,
एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है। तो जब वेलन में से नीचे से भी वृत्त को हटा देते हैं और ऊपर से भी वृत्त को हटा देंगे और जो एरिया बच जाता है वो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। और ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, पाई रेडियस और फिर इसका ये हाइट हो जाता है। ठीक, अब हम यहां पे बात करते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान दें। आप यहाँ पे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बताइए कि ये क्या है, ये बता दो आप, ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय यानी कि इतना का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। यानी केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर, ऊपर लिख दिए यहाँ पे। अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो इसका वक्र पृष्ठ के साथ साथ में नीचे से एक वृत्त को जोड़ेंगे और फिर ऊपर वाला भी वृत्त, दोनों वृत्त को जोड़ेंगे तब जाकर टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। यहाँ पे देखिएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल दोनों वृत्त को गायब कर दो, जो बच गया वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब दोनों वृत्त वक्र में दोनों वृत्त को जब जोड़ देते हैं तब ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। देखिए हम इसका निकाल कर कैसे दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अभी हमने बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। फिर यहाँ भी इसका जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये तो वक्र, ये 2 पाई आर एच हुआ, ये तो 2 पाई आर एच हुआ क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब इसमें इसका परिधि को, इसका क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ दिए। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे वृत्त तो दिखाई नहीं दे रहा, अरे ये ऐसे होता है मेरे भाई, ऐसे जैसे मार्कर जो एक ही आकार का है, वेलन क्या आकार का है। अब ऐसे करेंगे तो ये गोल नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये गोल दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे वृत्त लगा हुआ है, इधर भी एगो वृत्त लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, अब प्लस इसका जोड़ दिए, अब ये वाला जोड़ना है तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर एच यानी कि इसका, और पाई आर स्क्वायर नीचे वाला वृत्त, ये पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला वृत्त। अब यहाँ पे देखिए आप 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, और दोनों पाई आर स्क्वायर को आप जोड़ लीजिए तो एगो पाई आर स्क्वायर, एगो पाई आर स्क्वायर, दूगो पाई आर स्क्वायर, एगो गधा, दू गधा। बहुत आसान है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर, 1 1 2। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर है, तो 2 पाई आर को कॉमन कर लिया। तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन है तो क्या मिल जाएगा आपको, एच प्लस यहाँ पे 2 पाई और 2 आर में से यहाँ पे आर स्क्वायर है तो इसमें से ये आर निकल गया तो एगो आर बच जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देंगे कि 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ऐसे भी हो सकता है। अगर नहीं समझ में आता तो आप हमसे कमेंट में पूछें, हम आपके क्वेश्चन का आंसर अवश्य देंगे। देखिए अब इसका आयतन ये कितना हुआ, 3 उसमें हुआ, 4 उसमें हुआ था, ये 5 नंबर। वृत्त में 4 फॉर्मूला बताए थे, वो अलग पेज में आपने लिखा हुआ, फिर इसको आप लिखेंगे 5 नंबर, ये 6। अब 7 नंबर देखेंगे आप, अब देखें यहाँ पे बेलन के आयतन। तो बेलन के आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो जिसको V से हम लोग लिखेंगे तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि आप नीचे से एच लीजिए या ऊपर से एच, ये दोनों एच आपस में हमेशा बराबर होता है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर इसलिए लिए हैं क्योंकि एक आर यहाँ पे मिलेगा आपको और एक आर यहाँ पे। जब आयतन जब फॉर्मूला लगा के जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तब वहां पे बताएं कि आयतन क्या होता है। अभी बस हम लोग ये फॉर्मूला ही याद रखेंगे। तो इस तरह से कितना हुआ, 7 फॉर्मूला हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, हम आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं हम लोग सिलेंडर नहीं, शंकु। चलिए हम लोग देखते हैं अब लोग शंकु। तो शंकु क्या होता है, शंकु आप देख रहे होंगे किस आकार का है। इसमें अब बताइए कि इसमें वृत्त कितना है। इसमें वृत्त एक ही लगा हुआ है, वेलन था, वेलन में तो ऊपर भी था और नीचे भी था, लेकिन यहाँ पे वृत्त कितना है, एक नीचे है, ऊपर तो बिल्कुल नहीं है भाई। ऊपर तो यहाँ पे नुकीला है,
नीचे, तो ये वृत्त है तो इसमें आर होगा, ये रेडियस होगा। अब ये जो होता है ये एल होता है, ये एल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको तिर्यक ऊंचाई या इसको स्लेंट हाइट कहते हैं, जिसको हमेशा एल से लिखेंगे हम लोग, एल से हमेशा लिखते हैं, जैसे तिरछी ऊंचाई है ये रेडियस है। और इसका ये वाला जो होता है बीच के, ये जो होता है ना, आप स्केल के द्वारा इसको बिल्कुल सीधा खींचेंगे आप, मेरे हाथ में स्केल नहीं है, ये हो जाएगा एच होता है ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। ये वृत्त है नीचे, तो वृत्त में रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, और ये हो जाएगा तिरछी ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई, और ये जो होगा ये इसका तिर्यक ऊंचाई होगा, और बीच वाला ये एच होता है। कितना लड़का जब वृत्त की जो शंकु की जब ऊंचाई कहता है तो कितना बच्चा जो होता है ना वो इधर लिख देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तिर्यक ऊंचाई जब कहेगा, तिर्यक माना क्या है, तिरछी ऊंचाई। आप देखते हैं ना खोप ऐसे लगा होता है ऐसे, तो ऐसे तिरछा होता है, इसलिए उसको तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और ये जो होता है ना, ये इसका हाइट है, मेन हाइट ये होता है, और ये इसका रेडियस है। तो देखते पहला 8 नंबर। तो ये देखते हैं हम लोग शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला पाई आर एल होता है, भी आपको याद रखना है। अब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, मान लीजिए आपके पास ये शंकु है, ठीक, ये शंकु है, तो इस शंकु में कितना वृत्त है, एक है। जब इस वृत्त को आप हटा देते हैं, अब जो एरिया बच रहा है ना, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी कि शंकु में से जब वृत्त को गायब कर देते हैं तो जो एरिया बच जाता है वही इसका क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा, ठीक। तो ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। फिर हम लोग 9 नंबर में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप समझ जाएंगे, हमने लिखा हुआ है इसके पहले, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए ये क्या है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पे निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब आप यहां पे इसको वृत्त को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और इसका वृत्त का क्षेत्रफल प्लस करके पाई आर स्क्वायर कर देंगे। अब यहां से जो कॉमन आ रहा है उसको लेके, यहां पे वृत्त एक ही जोड़ना है। वेलन में 2 वृत्त जोड़े थे क्योंकि वहां पे नीचे और ऊपर दोनों तरफ वृत्त था, लेकिन यहाँ पे एक ही वृत्त है, इसलिए आपको एक ही जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, पाई आर, तो ये हो जाएगा एल प्लस पाई आर में से पाई आर कॉमन है तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए पाई आर कॉमन, यहाँ पे पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ पे एल मिल जाएगा और यहाँ पे आर मिल जाएगा। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। लास्ट देखते हैं 10 नंबर इसका फॉर्मूला। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, ऐसे हम इसको ऐसे अगर हम ड्रॉ कर दें तो कुछ वेलन के आकार का है, वेलन के आकार का, तो वेलन का आयतन क्या बताए थे इसके पहले वाले में, पाई आर स्क्वायर एच। वेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे शंकु का आयतन क्या होता है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल बेलन के आकार का बन रहा है। इसमें कितना शंकु है, 3 गो शंकु है। एक आप देख रहे होंगे यहां पे एक शंकु है, एक इधर है और एक यहां पे है, यानी कि वेलन के 3 भाग का एक भाग जो होता है ना वो शंकु होता है। फिर से आप ध्यान देंगे कि वेलन के 3 भाग का जो एक भाग होता है वो शंकु होता है। यानी कि देख लीजिए आप यहाँ पे इसको 3 भाग में बांट दिया, एक भाग ये रहा, दूसरा भाग ये है और तीसरा ये रहा। तो पूरा वेलन जो है, पूरा वेलन के तीसरा भाग जो होता है वही शंकु होता है। तो यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर एच, इसमें 3 से आप भाग कर देंगे, यानी कि वेलन के
बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और उसमें 3 से भाग कर देंगे तो शंकु का निकल जाता है। बस इसको आगे आप कर दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन हो गया। बहुत आसान है। तो इस तरह से ये 3 यहाँ पे 3 शंकु का फॉर्मूला, 3 बेलन का और कुछ वृत्त का था। ये 3 है। इस वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इस फॉर्मूला को 1 by 1 करके याद करते चलेंगे और एक कॉपी के पेज जो है उसको अलग पेज में लिख कर एक जगह पे आप रखें। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं घन और घनाभ को इसके नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि ये फॉर्मूला उसके पास भी पहुंच जाए। आपको देखने के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।